हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। मैं राहुल कांत आपका ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया जी से आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं, जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब। हम ठीक रोज रात के 9 बजे आपके लिए जनरल साइंस का एक बैच लाते हैं, जिसमें आपको रेलवे, एसएससी, बीएसएससी, इसमें चाहे एईडीओ हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, इन सब के लिए ये साइंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके हमारे कुछ क्लासेस हो चुके हैं और लास्ट क्लास में हम लोग वेव, जिसके दो पार्ट होते हैं ना, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, तो मैकेनिकल खत्म कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन मैकेनिकल पार्ट। ठीक है, अब हम अगला आज स्टार्ट करेंगे नॉन मैकेनिकल पार्ट। नॉन मैकेनिकल वेव, जिसको क्या बोलते हैं? अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंग, या इसी का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंग लहर। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंग। याद हो अगर, इसमें हम सबसे पहले पॉइंट क्या बोले थे कि इट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। मतलब क्या कह सकते हैं कि किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अब जिसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये वैक्यूम में चलेगा क्या? अब जब पता है कि माध्यम क्या हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस, और जब सॉलिड लिक्विड गैस की जरूरत ही नहीं है, हो या तभी चलेंगे, नहीं है तब भी चलेंगे, तो इसका मतलब ये वैक्यूम में भी चलेगा, वैक्यूम में भी चलेगा। और अगला क्वेश्चन कई बार पूछता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास किस प्रकार की एनर्जी होती है? तो इसके पास दो एनर्जी होती है। ठीक है, कितनी एनर्जी होती है? दो। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और दूसरी कौन सी? मैग्नेटिक एनर्जी। ये दोनों एनर्जी इसके पास पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों एनर्जी इसके पास पाया जाता है। यानी कि अगर हम बोले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और वेव, यानी माध्यम के कण और वेव के बीच में कितना डिग्री बनता है? तो सब के सब 90 डिग्री पर। अगर हम इस प्रकार से कर दें, इसको हम बोल दें इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फील्ड और ये वेव, तो इन सब के बीच में कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते कितने हैं, तो याद कीजिए कल बताए थे कि ये टोटल के टोटल कितने पार्ट्स होते हैं इसके? 7। आज हम फिर से उसको लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी एक ही स्लाइड में हम आपको सब इसमें बता दें, क्योंकि छोटा छोटा इसमें पॉइंट है काफी। तो सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहला कौन सा? जी, कौन सा? रेडियो वेव। पहला कौन सा वेव होता है? रेडियो वेव। हिंदी में कहते हैं रेडियो तरंग। हिंदी में कौन सा? रेडियो तरंग। दूसरा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंग। तीसरा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड अवरक्त तरंग, अवरक्त तरंग। चौथा विजिबल लाइट,
बल लाइट, दृश्य प्रकाश, पांचवा अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है, जिसको शॉर्ट में यूवी रे भी बोलते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं पैरा बैंगनी किरणें, ठीक है। छठा हो जाएगा एक्स रे, एक्स किरणें, और सातवां गामा रे, यानी कि गामा किरणें। वाह, है ना। देखिए ये 7 होते हैं। अब ध्यान से देखिए कौन कौन से 7 है। पहला बोलिए मेरे साथ, सब एक साथ बोले। पहला रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे और गामा रे। ये जैसे लिखे हैं, ठीक है, ऐसे का ऐसे आपको कॉपी में उतारना है। पहले पे रेडियो वेव तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, मतलब ऐसी लाइन वाइज उतारना है। देखिए बार बार ये लाइन वाइज क्यों बोला जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे ना, ऊपर से नीचे आएंगे, या फिर समझिए कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे तो वेवलेंथ हमेशा बढ़ेगा। क्या होगा? वेवलेंथ इंक्रीज होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है वो वेवलेंथ को दर्शाता है, और वेवलेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। यानी कि एरो ऊपर की तरफ है ना, तो एरो ऊपर की तरफ का मतलब है कि जितना ऊपर जाएंगे वेवलेंथ क्या होगा? इंक्रीज। यानी अगर हम बात करें कि वेवलेंथ, अगर हम यहां पे लिख दें कि यहां पे हम वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बोले, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा? किसका होगा? हाँ, किसका होगा? रेडियो वेव का। किसका होगा? रेडियो वेव का। यानी ये कहेंगे कि मोर या मोस्ट वेवलेंथ या हाईएस्ट लिख देते हैं, ठीक है, इसका हाईएस्ट वेवलेंथ, और ये इसका होगा लोएस्ट वेवलेंथ। ठीक है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव और सबसे कम वेवलेंथ गामा रे। ठीक, अब एक लाइन और हम खींचते हैं, यहां पे एरो ऊपर की तरफ लगाते हैं, ये हो गया एरो। अब अगर हम बोले कि अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो स्पीड पे क्या असर पड़ेगा भाई? हाँ बोलिए, स्पीड। यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है? v इक्वल टू एफ लेमडा है ना, और v इक्वल टू एफ लेमडा क्या बोलता है कि जितना वेवलेंथ बढ़ेगा उतना ही वेलोसिटी यानी स्पीड बढ़ेगा। समझ गए? यानी ये भी सेम टू सेम, यानी कि एरो ऊपर की तरफ है तो जितना ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा स्पीड भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। यानी सबसे ज्यादा स्पीड, यहां पर स्पीड लिखते हैं, यानी कि हाईएस्ट स्पीड किसका होगा? तो रेडियो वेव का होगा। हाईएस्ट स्पीड किसका? रेडियो वेव का। और वही लोवेस्ट स्पीड किसका होगा? तो लोवेस्ट स्पीड होगा गामा रे का। लोवेस्ट स्पीड होगा गामा रे का। ठीक है, समझ गए? ठीक, हाईएस्ट स्पीड रेडियो वेव, लोवेस्ट स्पीड गामा रे, गामा रे। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले कि एनर्जी किसका सबसे ज्यादा होगा, एनर्जी की बात करें तो एनर्जी रेडियो वेव का, किसका? गामा रे का, या विजिबल लाइट का, या किसका? तो एनर्जी का अगर बात आए ना, तो एनर्जी हमेशा वेवलेंथ का व्युत्क्रमानुपाती लगाना है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि जिसका वेवलेंथ बढ़ेगा उसका एनर्जी घटेगा, और जिसका एनर्जी कम होगा या ज्यादा होगा एनर्जी, तो वेवलेंथ उसका कम होगा, है ना। तो इसका मतलब अब की एरो हमको किधर लगाना पड़ेगा? नीचे। एरो किस साइड लगा देंगे? नीचे।
और इसका जो एनर्जी होगा अब ये बढ़ेगा, एनर्जी इंक्रीज होगा। एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा, यानी ऊपर से नीचे आते समय एनर्जी बढ़ेगा। यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? तो गामा रे का, यानी हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी। और यहां पर क्या हो जाएगा? लोवेस्ट एनर्जी। यहां पर क्या कहेंगे? लोवेस्ट। यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी गामा रे का और सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव का, सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव का। ठीक है, यहां तक हमको मेन समझना था। एक बार फिर से जल्दी जल्दी बताते हैं। टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 होता है। रेडियो वेव पहला, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे और गामा रे। ऊपर से नीचे यानी रेडियो वेव से माइक्रो ये गामा रे की तरफ आएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी गामा रे का और सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव का। लेकिन वही जितना हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे उतना ज्यादा वेवलेंथ बढ़ेगा, यानी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा रेडियो वेव का और सबसे कम हो जाएगा गामा रे का। और वेवलेंथ जो होता है वो वेलोसिटी के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि जितना ज्यादा वेवलेंथ बढ़ेगा उतना ही ज्यादा क्या बढ़ेगा? स्पीड बढ़ेगा। इसका मतलब कि अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा है रेडियो वेव का तो स्पीड भी सबसे ज्यादा रेडियो वेव का। अगर सबसे कम वेवलेंथ है गामा रे का तो स्पीड भी सबसे कम होगा गामा रे का। ठीक है, यहां तक समझ गए हो? सब क्लियर? ऑल क्लियर? क्लिनिक ऑल क्लियर? ठीक है, अब यहां से कुछ कुछ हमको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, जैसे हम बात करें, सबसे पहला क्या था हमारे पास? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, फिर विजिबल लाइट वेव, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे और फिर गामा रे। ये टोटल 7 है हमारे पास, ये टोटल 7 ठीक है। अगर हम कहें कि यहाँ पे कुछ कुछ अगर हम बताएं तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्या आता है? इनके साइंटिस्ट के नाम। एक इम्पोर्टेंट आएगा कि इनके साइंटिस्ट कौन इसको खोजे थे, नहीं खोजे थे, क्या किए थे। ठीक है, तो यहाँ हम साइंटिस्ट के नाम लिख देते हैं। जो रेडियो वेव के खोज करता थे उनका नाम था हर्ट्ज। रेडियो वेव खोजा था किसने? हर्ट्ज ने। किसने? हर्ट्ज ने। वही माइक्रोवेव किसने खोजा था? तो माइक्रोवेव खोजे थे बोस ने, बोस। या फिर इनकी जगह एक नाम और आता है, एक नाम और आता है मार्कोनी। क्या आता है? मार्कोनी। ठीक है, मार्कोनी ने। इन दोनों का, जेसी बोस या मार्कोनी, दोनों में से कोई एक। ठीक है, इंफ्रारेड का खोज तो विलियम हर्शेल। क्या नाम था इनका? विलियम हर्शेल, ये पूरा नाम था किसका? इंफ्रारेड का। विजिबल लाइट, विजिबल लाइट तो सबको पता है, अरे पता है ना जी। हाँ, कौन थे? न्यूटन। कौन थे? न्यूटन। ठीक है, यूवी रे, यूवी रे रिटर, जॉन रिटर। कौन थे? रिटर, रिटर। और एक्सरे, एक्सरे का तो एकदम समझो कि इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट हो गया। कौन थे? रोंजन, रोंजन। और वही गामा रे के कौन थे? तो गामा रे का भी नाम देखिएगा तो 2 पर आता है, पॉल विलार्ड। वी 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 पॉल विलार्ड, या इसकी जगह आएगा बैकुरल। ठीक है, पॉल विलार्ड आएगा या फिर आएगा बैकुरल, या फिर आएगा क्या? बैकुरल। ठीक है, ये हमारे टोटल थे साइंटिस्ट। एक बार फिर से देखो, रेडियो वेव हार्ट्ज, माइक्रोवेव जेसी बोस या मार्कोनी, इंफ्रारेड विलियम हर्शेल, विजिबल लाइट न्यूटन, अल्ट्रावायलेट रिटर, एक्सरे रोंजन और गामा रे पॉल विलार्ड। ठीक है, अब देखिए यहां से जो ये एक्सरे है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक्सरे जो है इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि
एक्सरे का जो खोज हुआ था ना, क्या खोज, ये हुआ था 1895 में, ठीक है, 1895 में। उस समय 1895 के टाइम पे सोचिए कि एक ऐसा तकनीक आ गया था कि जिससे हम शरीर के अंदर बिना चीट फाड़ करे हड्डियों का पता लगा सकते थे कि कहाँ से टूटा है, कहाँ से मुड़ा है। तो एक बहुत बड़ा खोज था, एकदम साइंस की दुनिया में या मेडिकल की दुनिया में एकदम तहलका था, ये तहलका मचा दिया था, तहलका, है ना। तो यही तहलका का खोज कब हुआ था? 1895 में। लेकिन इसी खोज के लिए, एक्सरे के खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज कब मिला था? 1901 में। किस क्षेत्र में मिला? फिजिक्स में। और इससे भी बड़ा बात है कि ये फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पाने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, वो पहले व्यक्ति ये थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, फर्स्ट प्राइज फिजिक्स में। समझ आया? कब मिला? 1901 में। कब खोज किया? 1895 में, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट ऐसे ही देखिए, ठीक है। अब इसके अलावा बात करें यूवी रे का, तो यूवी रे आपने देखा होगा, यूवी रे 3 प्रकार का होता है। एक होता है यूवी रे ए, एक होता है यूवी बी, और एक होता है यूवी सी, ठीक है। अब यूवी ए जो है वो इतना डेंजर तो नहीं होता है, ये क्या करता है कि स्किन टैनिंग वगैरह कर देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यूवी बी जो है ये सीधा स्किन कैंसर कर देगा, डायरेक्ट कैंसर, ठीक। अब बात रहा यूवी सी का। अब जब यूवी एक कदम आगे बढ़े तो कैंसर, आगे बढ़ो तो समझो सीधा भस्म, भस्म सीधा, है ना, सीधा भस्म। यानी कि ये मोस्ट डेंजरस है इन तीनों में से, मोस्ट सबसे ज्यादा डेंजरस कौन है? यूवी रे, अल्ट्रावायलेंट रे सी वाला, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ बात करें तो जैसे रेडियो वेव हो गया, ये रेडियो वेव, रेडियो वेव क्या है? ये जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होता है, जो ऊपर देखे हो पृथ्वी यानी ब्रह्मांड में जो सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है, तो वो रेडियो वेव के जरिए, इसी तरंग के जरिए, यानी सैटेलाइट लॉन्च करने में काम आता है ये, ठीक है। फास्टेस्ट मेथड है। इसके अलावा देखोगे तो जो एयरफोर्स के रडार वगैरह होते हैं, एयरफोर्स के रडार, वो इसी में काम आते हैं, ठीक है, एयरफोर्स के रडार वगैरह। क्लियर हुआ? माइक्रोवेव का बात करें तो माइक्रो ओवन में, माइक्रो ओवन में यही काम आएगा, ठीक है। माइक्रोवेव में क्या है? माइक्रो ओवन तो है, इसलिए आप लोगों ने बहुत बार कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि माइक्रो ओवन में गर्म किया हुआ खाना उतना नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रे, किरण से, माइक्रोवेव से बन रहा है, ठीक है। सोचे कि एक किरण के द्वारा गर्म किया जा रहा है उसको, ठीक है, इसलिए, ठीक है। इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड ये जो सैटेलाइट एयरफोर्स रडार है, लेकिन जो पुलिस का रडार होता है, पुलिस तो नीचे है ना, तो पुलिस का रडार जो है वो माइक इंफ्रारेड के जरिए काम करता है, वो इंफ्रारेड में ही होता है, ठीक है। उसको क्या करेंगे? इंफ्रारेड में करेंगे। समझ आया? इंफ्रारेड। इसके अलावा इंफ्रारेड जो थर्मल इमेजिंग होता है वहां पे भी काम करता है, थर्मल इमेजिंग में, ठीक है। नाइट विजन में, नाइट विजन में, या इसके अलावा एक पॉइंट और कहें तो ये पेन रिलीफ में भी काम करता है। किसमें? पेन रिलीफ में। अब ये पेन रिलीफ क्या है?
जैसे मान के चलो कि कोई बहुत पुराना दर्द है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आजकल ऐसा तकनीक है कि आपको इंफ्रारेड के उसमें, जहाँ पे जैसे मान के चलो घुटना में दर्द है, तो उस घुटने पर इंफ्रारेड का सिकाई किया, जैसे सिकाई करते हैं ना, तो वैसे ही उस घुटना में क्या करेगा, इंफ्रारेड भेजेगा। और वो इंफ्रारेड इतना कामयाब साबित होता है कि दर्द तुरंत गायब हो जाता है, तुरंत गायब। तो ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 17वां पिछले साल का जो बीपीएससी था ना, वहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन था कि दर्द निवारक तरंग कौन सा होता है, या फिर किसी को दर्द है तो किस तरंग के जरिए उसको ठीक किया जा सकता है। तो आंसर था इंफ्रारेड। समझ आया, इंफ्रारेड असली आंसर था। ठीक है, आगे विजिबल लाइट, विजिबल लाइट टू सी एन ऑब्जेक्ट। समझ आया, यानी किसी भी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये काम आता है, कौन, अल्ट्रावायलेट रे। किसी भी वस्तु को अगर देखना है तो क्या कहेंगे, अल्ट्रावायलेट रे। समझे, अरे समझ गए, अरे लाइट अल्ट्रा, सॉरी, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। ठीक है, हमको कुछ भी देखना है, विजिबल लाइट है क्या, ये आखिर में ये विजिबल लाइट जो है, ये वही चीज है ना जो 7 रूप में टूटा हुआ है, जिसको हम कहते हैं विब ग्योर। ये वही ना 7 है, ठीक है, ये वही तो विजिबल लाइट है, 7 विब ग्योर। समझे, इसी के अकॉर्डिंग पिछला हम बताए थे, देखो नीचे से ऊपर जाते थे तो वेवलेंथ बढ़ता था, तो यहां भी नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो और ऊपर चल जाएंगे तो और ज्यादा वेवलेंथ बढ़ जाएगा। समझ आया, ये वही चीज है। कई बार ना ये विजिबल लाइट से पूछ लेता है कि ये जो विजिबल लाइट है ये किस किस रेंज में होता है, एंगस्ट्रॉम में। तो ये जो है इसका जो रेंज है वो याद रखना, ये 300 इतना एंगस्ट्रॉम से लगभग 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है ये। ठीक है, और नैनोमीटर में क्या है, तो 390 नैनोमीटर, और ये हो जाएगा 760 नैनोमीटर। समझ गए, ये इसका रेंज है। रेंज कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, रेंज कई बार आ जाता है। अब आगे चलिए, अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे तो बता चुके हैं, ये एक बहुत मोस्ट डेंजरस चीज है ये हमारे लिए, डेंजरस, डेंजरस डेंजरस, याद है माइकल जैक्सन डेंजरस, बस वही है डेंजरस चीज। ठीक, क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रे के जरिए हमको स्किन टैनिंग होने लगता है, ठीक है, लेकिन अगर अल्ट्रावायलेट रे का बी पार्ट आ गया तो सीधा कैंसर, सीधा कैंसर। और अगर डी पार्ट आ जाए तब तो ना कैंसर ना कुछ, डायरेक्ट भस्म, सीधा भस्म, है ना, सीधा क्या हो जाएगा, सीधा आप भस्म के रास्ते चल जाइएगा। ठीक है, एक्सरे, एक्सरे तो अभी बताए बचाए, मतलब बताए क्या सबसे ज्यादा बोन इमेजिंग में काम आता है ना, बोन इमेजिंग में एक्सरे का काम आता है। ठीक है, सबसे मेन पार्ट। ठीक है, और गामा रेक जो यूज होता है, ये होता है कैंसर को ठीक करने में, कैंसर को, कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर के, उफ, के ट्रीटमेंट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है, जिसको रेडियोथेरेपी भी बोलते हैं ना। हम्म, ठीक है, थेरेपी, यानी इसके जरिए कोबाल्ट 60 जो होता है वो भेजा जाता है कैंसर में, कोबाल्ट 60। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ तक वेव था। ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ है, जैसे कि टीवी का रिमोट हो गया, टीवी का सिग्नल जो होता है वो रेडियो वेव के जरिए होता है, टीवी सिग्नल। ठीक है, लेकिन टीवी का रिमोट जो हो गया, टीवी रिमोट हो गया,
वो इसके जरिए होता है। वाईफाई हो गया, ये सब, ठीक है। तो ये सब वो वेव हो गया, और यहां तक हमारा ये वेव पूरा का पूरा था। समझ आ गया? अरे क्लियर हुआ सब बच्चों को? एक बार फिर से बता दें क्या? देखिए, ये हमारा मैकेनिकल वेव स्टार्ट हुआ था। ये इट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। ये इवन वैक्यूम में भी चल सकता है। कौन कौन सा एनर्जी है इस पे? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी। यही अगला पॉइंट कहें तो टोटल बताए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास 7 है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। अब यहाँ से जो मेन पॉइंट हमको समझना था कि जितना हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे उतना वेवलेंथ बढ़ेगा। उतना क्या बढ़ेगा? वेवलेंथ बढ़ेगा। यानी कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका हो जाएगा? रेडियो वेव का। और सबसे कम वेवलेंथ, हाँ बोलिए, सबसे कम वेवलेंथ गामा रे का। यही स्पीड का बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्पीड होगा वो होगा रेडियो वेव का, और सबसे कम स्पीड गामा रे का। कारण v इज इक्वल टू एफ लेमडा, यानी कि जो लेमडा है ना, यानी वेवलेंथ है, वो स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ऐसे ही स्पीड भी सबसे ज्यादा। लेकिन एनर्जी का बात आएगा तो जितना नीचे की तरफ आएंगे, किधर आएंगे? नीचे की तरफ। तो जितना नीचे आएंगे उतना ज्यादा एनर्जी बढ़ेगा। यानी कि एनर्जी में रेडियो वेव का सबसे ज्यादा नहीं होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी नीचे यानी कि गामा रे का होगा। सबसे ज्यादा एनर्जी गामा रे का, और सबसे कम एनर्जी होगा रेडियो वेव का। ठीक है। लेकिन अगर यहां से मान के चलो कभी एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्रीक्वेंसी का आधार बांट दे तो देखो ठीक से, अगर हम यहां पे बात करें तो v बाई एफ बराबर लेमडा होगा कि नहीं? यानी कि जो वेवलेंथ हुआ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ फ्रीक्वेंसी के, हुआ ना? तो जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना कम फ्रीक्वेंसी होगा। कि यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जितना भी आएंगे उतना का क्या बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। उतना फ्रीक्वेंसी क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहें तो गामा रे का क्या होगा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कहें तो रेडियो वेव का लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा रे, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव। ये फ्रीक्वेंसी के आधार पर हो गया। तो अभी तक हम लोग जितना चैप्टर पढ़े थे बहुत अच्छा से मजा से पढ़े हैं, एकदम मस्त एकदम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर बताए हैं कि कौन कौन से उसके साइंटिस्ट थे। जैसे रेडियो वेव के हार्ट्स थे, माइक्रोवेव के जेसी बोस और मार्कोनी। अब इन दोनों का देखिए चक्कर क्या है। जैसे जेसी बोस के देश वाले सोचते हैं कि माइक्रोवेव का खोज हम लोग किए थे, और मार्कोनी वाले सोचते हैं कि हम लोग किए थे। ठीक है, मार्कोनी यूरोप वाले समझ लो, बोस के हिसाब से तो समझिए अपने देश के। ठीक है, तो वो लोग अपने अनुसार अपने आप को मानते हैं, हम लोग अपने अनुसार अपने आप को मानते हैं। तो इसलिए दोनों लिखवा देते हैं, जो ऑप्शन में आ जाए वो ठीक है। सर दोनों आ सकते हैं क्या? तो दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से कभी अगर आ भी गया तो ऑप्शन में एक ही आएगा। ठीक है, और जो भी आए ऐसे ज्यादा चांस तो मान के चलिए कि हम लोग अपने देश का ही देंगे। बोस आ सकता है। ठीक है, बाकी इंफ्रारेड के विलियम हर्शेल, ठीक है, विजिबल लाइट के न्यूटन, अल्ट्रावायलेंट रिटर, एक्सरे का रोंजन, और गामा रे का पॉल विलार्ड और बेकुरल। एक्सरे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरे इसमें क्या है? एक्सरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक्सरे का जो खोज हुआ था, एक्सरे का जो खोज हुआ था वो हुआ था 1895, 1895 में, 1895 में। लेकिन जो 1901 में एक्सरे की खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला। क्या समझ आया? 1895 में खोज हुआ, लेकिन नोबेल प्राइज जो मिला उसको 1901 में मिला।
और ये इंपॉर्टेंट किस लिए है जानते हैं? किस लिए जानते हैं? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि नोबेल प्राइज भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में पहले प्राइज पाने वाले, पहले नोबेल प्राइज पाने वाले रोंजन थे। कौन थे? रोंजन थे। किन्होंने खोज किया था एक्सरे का? रोंजन ने। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले व्यक्ति थे। ठीक है। उसके अलावा गामा रे का खोज कौन किए थे? पॉल विलार्ड और बैकुरल। पॉल विलार्ड और कौन थे? बैकुरल थे। ठीक है। तो ये हमारे टोटल पूरे के पूरे साइंटिस्ट हो गए। उसके ऊपर कुछ कुछ एग्जाम्पल भी दे दिया इन्होंने इसमें। हाँ, गामा रे का याद रखना है कि ये कोबाल्ट 60 के जरिए स्किन कैंसर का ठीक किया जाता है। एक्सरे से बोन इमेजिंग वगैरह जो होता है ये इसकी पता लगाया जाता है। यूवी रे खतरनाक है। न्यूटन इसमें विजिबल लाइट क्या है? टू सी एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखने के काम आता है। किसी चीज को हम देखते हैं तो उसके लिए 7 रे सनलाइट के जरिए आता है तब ना। अगर ये 7 रे नहीं आए, अगर धरती पर नहीं आए तो ये तो किसी काम का रहेगा नहीं लाइट। ठीक है, समझ आया? ठीक। बाकी इंफ्रारेड बता दिए पुलिस रडार वगैरह में, माइक्रोवेव माइक्रो ओवन में, और रेडियो वेव मेन है जो वो है हमारा सैटेलाइट और एयरफोर्स रडार में। इस चीज को याद रखना है, अगर एयरफोर्स रडार है तो रेडियो वेव, और पुलिस का रडार है तो हमारा इंफ्रारेड। ठीक है। इसलिए रेडियो वेव का सबसे ज्यादा स्पीड होता है सैटेलाइट में, और एयरफोर्स को ज्यादा जरूरत पड़ता है, और पुलिस में पुलिस के लिए। ठीक है। हाँ, यहां से ये वाला पॉइंट याद रखना है आपको, ये वाला जो पॉइंट बताए थे। ठीक है, ये वाला देखिए, पेन रिलीफ, ये एक बार क्वेश्चन आया जा चुका है बीपीएससी में, बीपीएससी 17वें बीपीएससी में। ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन याद रखना है। ठीक। तो इस प्रकार से हमारा जो पूरा का पूरा वेव चैप्टर है वो खत्म हो गया। कल हमने 2 पार्ट में मतलब चैप्टर खत्म किया था जो मैकेनिकल वेव का था। एक मैकेनिकल वेव के बारे में इंट्रोडक्शन, और एक रेडियो वेव के बारे में, और एक नॉन मैकेनिकल वेव बचा था जिसके बारे में आज मैंने आपको पूरा बता दिया है। इसमें आप लोग को पूरा एकदम वेवलेंथ, स्पीड, ये सब लेकर के साइंटिस्ट का नाम, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो आज हमारे ये चैप्टर पूरा का पूरा वेव जो है वो खत्म, फिनिश हो गया है। अब इससे अगला चैप्टर जो कल के क्लास में करेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, जो कि हर एक वनडे एग्जाम, जो भी एग्जाम है वहां पे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आता है। और आपको पता है एक बात, जो अभी बीपीएससी, कौन सा बीपीएससी कह रहे हैं? बीपीएससी 71 कब हुआ था? तो लगभग 13 सितंबर को हुआ था 2025 में। यहां पे इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चन लगभग पूछा हुआ था, 2 से 3 क्वेश्चन। सोचिए, तो एक कोई एग्जाम पूछ लेता है वो भी बीपीएससी जैसा कोई बड़ा एग्जाम, तो सब में आएगा ही आएगा, आएगा ना। हाँ, तो इसलिए अगला चैप्टर हम ऐसे तो मोशन स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन सोचे कि नहीं, जो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहले इलेक्ट्रिसिटी करवा देते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हमारा कल होगा तो उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज हम यहीं पे क्लास को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। पूरा एक बार आप डिटेल वाइज अपना क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा नोट्स, और उसको डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये हम लोग का क्लास जो भी है अच्छा चल रहा है, सही से आपको समझ आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ें जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब। जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना एक कीमती कमेंट जरूर दिया करें। ठीक है, ताकि हम लोग भी मोटिवेट रहें और ऐसे आने वाले एग्जाम के लिए आप लोग के लिए और क्लास लाएं। जैसे फाउंडेशन के रूप में कोई स्पेशल बैच हुआ, या स्पेशल साइंस पढ़ना हो तो कमेंट करें कि सर डिटेल में फाउंडेशन साइंस पढ़ना हम लोग को, तो ऐसे। ठीक है। तो आज क्लास यहीं छोड़ते हैं। ठीक। जय हिंद, जय भारत।